नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष रतरांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी है, प्रयागराज से धनंजय सिंह ने एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया है। लखनऊ में अजीत सिंह हत्याकांड में नाम सामने आया था। धनंजय सिंह की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम भी घोषित था। वकीलों के साथ एमपी एमएलए कोर्ट में धनंजय सिंह मौजूद है, तो धनंजय सिंह ने सरेंडर किया है। बड़ी जानकारी है, वकीलों के साथ एमपी एमएलए कोर्ट में धनंजय सिंह मौजूद हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। धनंजय सिंह की गिरफ्तारी पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और अब एमपी एमएलए कोर्ट में धनंजय सिंह के द्वारा सरेंडर कर दिया गया है। बड़ी जानकारी है, इस वक्त की बेहद अहम खबर है। प्रयागराज से लखनऊ में अजीत सिंह हत्याकांड में नाम सामने आया था। 25,000 का इनाम घोषित किया गया था पुलिस की तरफ से और अब एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर किया गया है धनंजय सिंह की तरफ से। बड़ी जानकारी। और एक और बड़ी खबर हरदोई से है, जहां पे नशे में धुत टीचर ने स्कूल में हंगामा किया है और नशेबाज टीचर की करतूत का वीडियो वायरल हो रहा है। शराब के नशे में स्कूल ये शिक्षक पहुंचा था और टीचर ने स्टाफ के साथ अभद्रता और गाली गलौज भी की। वायरल होने के बाद वीडियो टीचर पर कार्रवाई हुई है। बीएसए ने नशेबाज टीचर को सस्पेंड कर दिया है। अहिरोरी के एकघरा प्राथमिक स्कूल का ये मामला बताया जा रहा है। तो नशेबाज टीचर की करतूत का ये वीडियो हरदोई से सामने आया है और अब ये वीडियो चूंकि वायरल हुआ, जिस पर बीएसए ने निलंबन की कार्रवाई की है। टीचर ने स्टाफ के साथ भी अभद्रता की है। बड़ी जानकारी है हरदोई से। उधर गोरखपुर में सीएम योगी ने करोड़ों की सौगात गोरखपुर वासियों को दी है, जिसमें 131 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री ने किया। और अब महज 3 घंटे में आप लखनऊ से गोरखपुर पहुंचेंगे। गोरखपुर में प्रदेश का सबसे अच्छा जू बन रहा है, यह बात भी सीएम ने कही है। गोरखपुर में हम प्लास्टिक पार्क लेकर के आ रहे हैं, यह बात भी सीएम के द्वारा कही गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पे गोरखपुर आए थे और करोड़ों की सौगात एक बार फिर से यहाँ के लोगों को इन्होंने दिया है। आप देख सकते हैं कि दूसरे दिन एक जो है 131 करोड़ की सौगात जो है इन्होंने दी है, जिसमें शिलान्यास और लोकार्पण का भी पूरा कार्यक्रम है और पूरे इस कार्यक्रम को संपन्न इन्होंने किया है। और इसी दौरान तकरीबन 450 पटरी व्यवसायियों को वेंडिंग जोन का भी जो है एक सौगात दिया है। एक बड़ी सौगात है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यह भी कह दिया है कि लखनऊ और गोरखपुर जाने का जो एक रास्ता मात्र था, केवल 4 लेन था, अब उसे 6 लेन बना दिया गया है और साथ ही 6 लेन के साथ साथ एक और रास्ता जो है मिलने जा रहा है, जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होगा, जिसके जरिए 3 घंटे में गोरखपुर से वो लखनऊ पहुंच जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दौरे के दौरान करोड़ों की सौगात यहाँ के देशवासियों और प्रदेशवासियों को उन्होंने सौगात में दी है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। तो वहीं बीजेपी सरकार में प्रदेश का विकास हुआ है। मुख्यमंत्री की तरफ से ये बात कही गई। 1990 में जो खाद का कारखाना बंद हो गया था, वो कारखाना जुलाई में बनकर तैयार हो जाएगा। अब किसी जनप्रतिनिधि के घर के सामने ही रोड नहीं बनेगी। गोरखपुर में प्रदेश का सबसे अच्छा जू बन रहा है। गोरखपुर में हम प्लास्टिक पार्क लेकर के आ रहे हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा मंच से ये बातें कही गई। प्रदेश के अंदर जो 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात नगर विधायक कह रहे थे, तो उसमें 35 लाख नौजवानों को वहां पर उन्हें निजी क्षेत्र में नौकरी मिली और साथ साथ हम लोगों ने स्वरोजगार के साथ ही विभिन्न प्रकार के अन्य एमएसएमई यूनिट को जो सहयोग किया है, काफी बड़ी पैमाने पर वहां पर भी लोगों को रोजगार और स्वतः रोजगार उसके माध्यम से प्राप्त हुआ है। आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में, गोरखपुर में पहले एक वायु सेवा नहीं चल पाती थी। दिल्ली गोरखपुर के बीच में कभी आती थी, कभी बंद हो जाती थी, और आज 8 जगह के लिए गोरखपुर से वायु सेवा है। अगर किसी को गोरखपुर से मुंबई जाना है, हवाई सेवा है। कोलकाता जाना है, हवाई सेवा है। दिल्ली जाना है, सुबह से लेकर शाम तक वायु सेवा है। बेंगलोर के लिए है, हैदराबाद के लिए है। लगातार हर एक जगह को जोड़ने का काम तो हुआ ही है, लेकिन साथ साथ सड़कों की चौड़ीकरण का कार्य, अगर नेपाल जाना है, अब 1.5 घंटे में आप नेपाल पहुंच सकते हैं। पहले तो शहर के अंदर ही 1.5 घंटा लग जाता था। आज आप जाइए, एयरपोर्ट से निकलिए या रेलवे स्टेशन से निकलिए, नेपाल जाना है, 4 लेन की सड़क आपको उपलब्ध होगी।
वहीं सैफई पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और सभी को सुना और आश्वासन दिया। सैफई में परिसीमन के बाद ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत का सेट बदल दिया गया और इस पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पंचायत के चुनाव में पार्टी संगठन तय करेगा। उन्होंने कहा है कि बीजेपी को इटावा और आसपास की बहुत चिंता रहती है, तभी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को इटावा से जोड़ा गया है। किसान आंदोलन पर भी बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी पहले दिन से किसानों के साथ है। जितने लोग यहाँ खड़े हैं वो सब कार्यकर्ता से पहले किसान ही। पंचायत के चुनाव पार्टी का संगठन तय करेगा। पार्टी का चुनाव, पंचायत का चुनाव पार्टी का संगठन तय करेगा। तो क्या लगता है, सीट आखिर इतने सालों से यहाँ पर रिजर्व थी, अब ऐसी सीट कर दी गई है? परिवार का कोई सदस्य यहाँ पर रहता था? इस भारतीय जनता पार्टी को इटावा और आसपास की बहुत चिंता रहती है, इसीलिए बुंदेलखंड का एक्सप्रेस वे इटावा में जुड़ गया आके। और जितनी कानून व्यवस्था की अगर जानकारी करनी है पूरे प्रदेश की, तो मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद का जानकारी करो कि पिछले 1 महीने में किस तरह के अपराध हुए, कितनी घटना हुई। आखिरकार मुख्यमंत्री का अपना गृह जनपद, वहां की जनता नहीं सुरक्षित है, तो आप उम्मीद क्या करोगे उत्तर प्रदेश से? समाजवादी पार्टी पहले दिन से किसानों के साथ है। ये जितने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं ये समाजवादी हैं, लेकिन साथ ही साथ ये किसान भी हैं। कोई ऐसा यहाँ कार्यकर्ता नहीं खड़ा है जिसने धान पैदा ना किया हो या उससे लूट ना हो गई हो। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जो एमएसपी सरकार ने तय किया था वो कितने किसानों को देने में कामयाब हुए हैं, कितने खरीद केंद्र थे, मंडी के लोगों ने क्या किया। तो सवाल आज जो कानूनों का है वो कानून वापस होने चाहिए और कहीं ना कहीं नियम ऐसा बनना चाहिए और कानून बनना चाहिए एमएसपी के लिए। पहले दिन से किसान के साथ है। समाजवादी पार्टी के जितने खड़े ये कार्यकर्ता हैं, कितनी खेती है तुम पे बताओ? 17 बीघा सर। इनका धान कितने में खरीद गया? तो अरे तुम ये तो देखो, इनसे पूछो, समाजवादी पार्टी से पूछ रहे हो, ये सही बात है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सभी लोग किसान हैं। बगीर साहब खेती है तुम पे? कितनी है तो बताओ आप। तो ये आपको भी उठाना चाहिए सवाल कि किसान को जो एमएसपी सरकार ने तय की थी वो नहीं मिल रही। उधर लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि रहने के लिहाज से लखनऊ सबसे बेहतर है और यहां जिंदगी जीने के स्तर में सुधार हुआ है। केंद्र सरकार की जारी ईज ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2020 में इसकी तस्दीक हुई है। 2018 में रिलीज हुई रिपोर्ट में लखनऊ की देश भर में रैंकिंग 73वीं थी और अब ये रैंकिंग 26वीं हो गई है, जो कि प्रदेश के अंदर सर्वश्रेष्ठ है। वहीं पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने 25,000 के इनाम घोषित होने पर कानून मंत्री ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के ईवीएम वाले बयान पर भी कहा कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। जो आधारभूत संरचना है उसमें लगातार बदलाव के काम हो रहे हैं। इसको स्मार्ट सिटी की योजना में लिया गया है। फिर भी अभी ढेर सारे काम बाकी हैं, क्योंकि स्मार्ट सिटी योजना के सारे काम सीवर लाइन और जो हमारे बाहर बिजली के तार हैं और अन्य जो संसाधन है बाहर हैं, उन सबको हम अंदर कर रहे हैं ट्रेंच बना करके। और अगली बार जब भी रैंकिंग आएगी तो लखनऊ प्रथम नंबर पर आए, इसके लिए हम पूरी ताकत लगा रहे हैं और इसके लिए हमने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे रखे हैं। अभी जो 26वें नंबर पर आए हैं ये निर्माणाधीन प्रक्रिया है। अभी हम ऑन वे गुजर रहे हैं, रास्ते में हैं लखनऊ को डेवलप करने के, कि लखनऊ में जो भी मतलब ईज ऑफ लिविंग के जो सिद्धांत हैं, जो नियम है, उनको हम 100% पालन करा करके और लोगों को बेहतर से बेहतर लखनऊ में रहने के लिए व्यवस्था हो, ऐसा इंतजाम हम करने जा रहे हैं। सर को हमने अखबारों में देखा है, इसमें जो भी विधिक प्रक्रिया है कानून के तहत हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है। राज्य सरकार के और सरकार के हाथ में नहीं होता है ईवीएम बदलना। वो इस तरीके की बातों करके अपनी जनता को, भोली भाली जनता को केवल गुमराह कर रहे हैं। ईवीएम बदलना ये चुनाव आयोग का निर्णय है। चुनाव आयोग निष्पक्ष संस्था है, भारत की संवैधानिक संस्था है और मुझे लगता है कि इस तरीके की बयानबाजी केवल गुमराह करने के लिए है। लखनऊ में जो वहीं पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अयूब का बयान सामने आया है और बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं, ये बात डॉक्टर अयूब ने कही है। राष्ट्र हित के खिलाफ सरकार काम कर रही है। डॉक्टर अयूब ने यह बात भी कही, सामाजिक और जनता के मुद्दे पर सरकार फेल है। पीस पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव को अकेले ही लड़ेगी। ने ये फैसला किया है कि आने वाला चुनाव जो पंचायती चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, पीस पार्टी अकेले हिस्सा लेगी और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। और हमेशा की तरह इस तरह से पंचायती चुनाव में पार्टियों से पीस पार्टी आगे रहेगी।
मैं इसको देखता हूँ सिर्फ महंगाई के मुद्दे पर ही नहीं, बल्कि ये सरकार भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, बलात्कार के मुद्दे पर, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर और कम्युनिज्म के मुद्दे पर, राष्ट्रहित के खिलाफ ये सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है और हर जो सामाजिक और मुद्दे हैं, जो जनता के मुद्दे, उन हर मुद्दे पर फेल है। इस पार्टी इसकी भर्त्सना करती, इसकी आलोचना करती है। उधर आगरा में हत्या के मामले में 5 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से व्यक्ति की हत्या की गई। साल 2010 में मामूली विवाद में यह हत्या की गई। जमानत पर भागे एक आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। स्पेशल जज SC/ST एक्ट आगरा ने ये सजा सुनाई। शमशाबाद क्षेत्र के हिरनेर गांव का ये मामला बताया जा रहा है। उधर बरेली में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। डीजे बजाने को लेकर के आपस में 2 गुट भिड़ गए और दोनों पक्षों में फिर जमकर पथराव हुआ और फायरिंग हुई है। दर्जन भर घरों में आरोपियों ने तोड़फोड़ की है। इस मारपीट में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। इज्जतनगर थाना इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। इज्जतनगर के अंतर्गत एक जगह समारोह का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें सुबह एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ और दोनों के बीच मारपीट हुई। पुलिस के द्वारा इसमें 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इज्जतनगर के अंतर्गत तो किसान आंदोलन को आज पूरे 100 दिन का वक्त बीत चुका है और 100 दिन पूरे होने पर किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती तब तक वो आंदोलन पर बैठे रहेंगे। भारतीय किसान यूनियन युवा विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव टिकैत ने कहा कि किसान यहां गर्मी की तैयारी कर रहे हैं। कूलर और पंखे आ चुके हैं। इसके अलावा किसानों ने गर्मी से बचने वाले टेंट भी लगा दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 8 मार्च को यहां पर महिला दिवस मनाया जाएगा, जिसमें मंच पर महिलाएं शामिल होंगी। और सो हो जाओ, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। काम करने वाले काम कर रहे हैं, आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं। मोदी यही अजमाइश दे रहा है कितने दिन से क्या, हम अजमाइश देंगे पूरी तरह शांति में अपना आंदोलन चला रहे। और क्या इंतजाम क्या हो रहे हैं गर्मी के? गर्मी के इंतजाम हो रहे हैं, कूलर लग रहे हैं, पंखे लग रहे हैं, टेंट लग रहे हैं। 100 दिन पे देखिए सरकार क्या हमारी परीक्षा ले रही है और हम इस परीक्षा में पूरे खरे उतर रहे हैं। हमने गन्ने के कोल्लू भी लगा दिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे पानी की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। आप देखिए गर्मी से बचने के लिए हमने क्या क्या व्यवस्था की हुई है। तो हम तो पूरी तैयारी कर चुके हैं कि सरकार जब तक ये बिल वापस नहीं लेगी जब तक हम जाएंगे नहीं। देखो 100 दिन हो गए, हमारा तो ऐसा कोई था नहीं प्लान कि हम 100 दिन पूरे करने आए हैं, पर सरकार की हठधर्मी है कि हमें 100 दिन आज पूरे हो गए। और अगर सरकार सोचे कि 100 दिन बाद यहाँ थक जाएंगे अक जाएंगे, ऐसा कोई कुछ प्लान नहीं है। किसान ना थकेगा ना अकेगा। किसान गर्मी में भी वैसा ही है, सर्दी में भी वैसा ही है। हमें गर्मियाँ झेली हुई हैं, हम फसल उगाते हैं, तपती गर्मी में उगाते हैं। उधर आगरा में फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी पाने वाले 812 शिक्षकों की सूची में अब तक 192 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है और कुछ समय पूर्व 24 फर्जी शिक्षकों पर FIR हुई थी और अब 168 शिक्षक बर्खास्त कर दिए गए हैं, जिन पर विभाग अब जल्द ही FIR दर्ज करने के बाद कार्रवाई करेगा। टेम्पर्ड मार्कशीट वाले 54 शिक्षकों पर आगरा विश्वविद्यालय 4 महीने में फैसला लेगा। दरअसल आगरा यूनिवर्सिटी ने 2005 में बीएड की फर्जी डिग्रियों के आधार पर करीब 4000 शिक्षकों को बेसिक शिक्षा विभाग में नौकरी मिली थी। जुलाई 2018 में तत्कालीन अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग ने जिलाधिकारियों से कहा था कि वो ADM की अगुवाई में कमेटी बनाकर 2010 के बाद बेसिक में हुई सभी भर्तियों की जांच करें। इसमें 2.25 लाख से अधिक पद जांच के दायरे में आए और फर्जीवाड़े की जांच के बाद SIT को ये रिपोर्ट दी गई। अब जांच के आधार पर पूरे यूपी में अब तक 1701 शिक्षकों को बर्खास्त किया जा चुका है। उधर भदोही में उच्च अधिकारियों के तमाम निर्देशों के बाद भी कार्यालय में तैनात कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं और वो समय पर अपने कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे ही औराई क्षेत्र में SDM ने कई कार्यालय का औचक निरीक्षण किया है, जिसमें 7 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए हैं। इन अनुपस्थित कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को SDM ने पत्र भेजा है और अधिकारी और कर्मचारियों की लेट लतीफी की वजह से फरियादियों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उसके बाद कई कर्मचारी ऐसे हैं जो समय से अपने दफ्तर नहीं पहुंच रहे हैं। वाराणसी में पहले बार दिव्यांगजन व्हील चेयर पर बैठे क्रिकेट मैच खेला। यह मैच वाराणसी स्थित संपूर्णानंद सिगरा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इस मैच में मिर्जापुर और बनारस की टीम ने यह मैच खेला है।
टूर्नामेंट में 2 टीमें पैरा संबल स्पोर्ट एकेडमी बनारस और किंग ऑफ मिर्जापुर की टीम ने भाग लिया। इस मैच के आयोजक दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन ने दिव्यांगों में जोश और उत्साह का संचार करने के उद्देश्य से किया था। कहते हैं उड़ान पंखों में नहीं हौसलों में होते हैं, और ये उड़ान इस फील्ड पे भी आज दिख रहा है। बनारस का ये संपूर्णानंद का स्टेडियम है। इस स्टेडियम पे जो मैच आप देख रहे हैं वो दूसरे मैचों से अलग है। व्हील चेयर पे वो भाई लोग हैं जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं, और ये खेल रहे हैं क्रिकेट। समझा जा सकता है कि ये टीम की यदि हम बात कर लें तो टीम मिर्जापुर की और एक टीम बनारस की है। बैटिंग अभी मिर्जापुर कर रहा है, फील्डिंग में बनारस है। समझा जा सकता है कि इस बैटिंग और फील्डिंग के रिजल्ट जो भी आए, लेकिन ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि लोगों के जो हौसले हैं, खिलाड़ियों के जो हौसले हैं, वो निश्चित तौर पे काबिल तारीफ है। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि निश्चित तौर पे ये भी कहा जा सकता है कि इन खिलाड़ियों से ये सीख लेने की चीज़ ज़रूरत है कि हौसलों से उड़ान नहीं होती, या यूं कह ले कि हौसला ही उड़ान की वजह बनती है। और शायद ये खिलाड़ी, शायद ये लोग यही करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा, रिजल्ट जो भी आए, लेकिन निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि इन दिव्यांगजनों को हौसला देखने लायक है। और चौके और छक्के को रोकने के लिए, या यूं कहा जाए कि रनों को रोकने के लिए इनका जो प्रयास है, इनकी जो लगातार नजरें हैं, वो काबिल तारीफ है। अभिषेक के साथ संतोष हो जाओ, इंडिया न्यूज वाराणसी। उधर लखनऊ में स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने टीका लगवाया। 10:20 पर कोरोना का टीका लगवाया गया है। सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री ने ये वैक्सीन लगवाई है, और वैक्सीन लगवाने वाले दूसरे मंत्री हैं जयप्रताप सिंह। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन भी इससे पहले वैक्सीन लगवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कोरोना वैक्सीन लगवा रखी है, और अब क्या अनुभव महसूस कर रहे हैं सर? तो कोई अनुभव तो है नहीं, मैंने जैसे इंजेक्शन लगा पता भी नहीं चला कि इंजेक्शन लगा है। वैक्सीन लगने के पहले कोई किसी प्रकार का डर या किसी प्रकार का डर नहीं। आप लोग सब है मेरे सामने, तो आप लोग सब हमारा समर्थन कर रहे हैं। तो किसी प्रदेश की जनता को संदेश देना चाहेंगे? वैक्सीन लगाना बहुत जरूरी है, और कोविड का प्रोटोकॉल भी मेंटेन करना है, मगर हर आदमी को वैक्सीन लगाना है। ये अपना देश का बना हुआ वैक्सीन है, और हम सबको गर्व होना चाहिए कि अपने देश में निर्मित वैक्सीन को ही हम लगा रहे हैं। और कोविड जैसे वैश्विक महामारी को समाप्त करने के लिए हर एक व्यक्ति को ये टीका लगाना आवश्यक है। आप काफी लंबे समय के बाद वैक्सीन लगवा रहे हैं, क्या पीएम का लगवाने का इंतजार कर रहे थे, या अपनी आयु की गणना का इंतजार कर रहे थे? नहीं, मैं तो 60 से बहुत आगे हूँ। किसी का मैं इंतजार नहीं कर रहा था। विधानसभा का सत्र चल रहा था जो भी कल ही समाप्त हुआ, इसलिए आज हम लोग फ्री हो गए तो उसमें लगा रहे हैं। क्या माना जाए आपके वैक्सीनेशन के बाद और उत्तर प्रदेश के मंत्री वैक्सीन लगवा सकते हैं? किस प्रकार की जो चर्चा है? 60 के ऊपर है, उन सबको लगाना हमारा उनसे अनुरोध भी है, चाहे मंत्री हो, जनप्रतिनिधि हो, चाहे आम आदमी हो, सबसे हमारा अनुरोध है कि वो जरूर इस वैक्सीन को लगाए। 45 से 59 के लोग जिनको असाध्य रोग से बीमारी है वो भी लगवाएं, और 60 से ऊपर जितने लोग हैं उनको लगाना चाहिए। तो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का कब नंबर आएगा? अभी तो मुझे लगता है कि वो शायद वो 50 साल के उम्र के हैं, तो अभी तो उनका नंबर आना नहीं है। अभी तो काफी दिन के बाद आएगा। जब आम जनता को लगने लगेगा तो हमारे मुख्यमंत्री और उस श्रेणी के जितने भी लोग हैं वो लगा सकते हैं। बिहार में कई घटनाएं हो गई वैक्सीन के बाद, क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में इन घटनाओं को बचने के लिए? हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई घटना, रिएक्शन वैक्सीन लगाने के बाद, जब से वैक्सीन लगना शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक कोई रिएक्शन नहीं हुआ है किसी प्रकार का। एक अंतिम सवाल आपसे है, आज जो वैक्सीनेशन आपको हुआ है उसके कितने दिन बाद आपको सेकेंड डोज दी जाएगी, और कौन सी वैक्सीन लगाई गई है? कोवैक्सीन लगाया गया है, और 28 दिन बाद हमको सेकेंड वैक्सीन लगेगा। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह को वैक्सीन लग चुकी है, और वो कोवैक्सीन आखिरकार लगाई गई है। बड़ी बात यह है, और इसके बाद यदि हम आगे की बात करें तो उनको फिर दूसरी डोज दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। उधर हमीरपुर पुलिस ने दंगा नियंत्रण का अभ्यास किया, जिसमें 8 थानों की पुलिस ने यह अभ्यास किया है। त्योहार को देखते हुए यह अभ्यास किया गया है। सीओ सदर की देखरेख में परेड ग्राउंड में यह अभ्यास हुआ है। उधर बिजनौर में चोरों ने दुकान में चोरी की है, और शटर तोड़कर चोरों ने गले पर हाथ साफ कर दिया है। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। चोरों के खिलाफ पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। शेरपुर थाना इलाके का मामला बताया जा रहा है।
शटर तोड़कर गले पर हाथ साफ किया गया। बिजनौर की तस्वीरें हैं जहां पे चोरों ने दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि वहीं पर लगे हुए एक सीसीटीवी कैमरे में चोरों की यह वारदात कैद हो गई है। वहीं महाशिवरात्रि को लेकर जलाभिषेक के लिए हर वर्ष बाराबंकी के पौराणिक शिव मंदिर में लाखों कांवड़ यात्रियों का आगमन होता है। कभी इन कांवड़ यात्रियों के साथ कुछ अप्रिय भी होता है और वैसा ही एक बार फिर से हुआ है जब जत्थे में एक साथ चल रहे कांवड़ यात्री मामूली बात पर आपस में ही भिड़ गए और कांवड़ यात्री ने अपने साथियों पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई, जबकि 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं आरोपी कांवड़ यात्री को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये हरदोई जिला से परियर के हैं लिया जा रहा था। तो कहाँ जा रहे थे? लोधे से। क्या करने जा रहे थे? जलने के। अच्छा, ये क्या हुआ? कैसे लड़ाई बड़ी क्या हुआ? ये तो हम तो जैसे जा रहे जुट्टी से आगे। हाँ। ये फैसला से दूरी है। हाँ। ये कौन है? आपके? अरे साथ के हैं। आज सुबह करीब 4 बजे एक बाराबंकी में मसौली थाना क्षेत्र में एक कांवड़िए ने अपने साथी कांवड़ियों पर चाकू से हमला किया, जिसमें उसके 2 साथी घायल हुए और उसका एक साथी गंभीर था, जिसको तीनों लोग को हॉस्पिटल भेजा गया था। वहां पे एक साथी जो उसका विपिन था, उसकी मृत्यु हो गई और 2 साथी अभी गंभीर घायल हैं। सभी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। पुलिस बल पर्याप्त रूप से मौजूद है यहाँ पे। और ये इनसे जब पूछताछ किया गया तो पता चला कि इसका एक जो साथी है जिसका नाम अमित कुमार है, ये आगे पीछे हो रहा था। उसमें उसके साथी कांवड़िए ने उसको रोकने की कोशिश किया कि बार बार तुम ग्रुप से अलग मत जाओ। उधर शामली में कोविड-19 नियमों के उल्लंघन को लेकर के स्वास्थ्य विभाग सतर्क नजर आ रहा है और कोरोना की रोकथाम के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। शामली जिले में एक ही परिवार के 3 युवक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इन्हें स्वास्थ्य विभाग ने होम क्वारंटीन किया था, लेकिन परिवार के तीनों सदस्य बिना अनुमति के माता वैष्णो के दर्शन के लिए चले गए, जिससे सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और तीनों कोरोना पॉजिटिव को तत्काल वापस आने के आदेश दिए गए। फिलहाल सीएससी प्रभारी ने तीनों कोरोना पॉजिटिव के विरुद्ध कोविड-19 उल्लंघन का मुकदमा दर्ज करवाया है। तो चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।